रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं वीनस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ विद रियाजुद्दीन। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप और रमज़ान का महीना, जनाब ये दोनों चीज़ें जो हैं साथ साथ चल रही हैं। ज़ाहिर है इबादत का महीना है तो जो इबादत है वो तो बनती है और हमें इसका भी ख्याल रखना चाहिए। और उसके साथ साथ आपको याद होगा 92 में भी वर्ल्ड कप हुआ था तो वो रमज़ान का महीना था और पाकिस्तान की टीम वो वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब रही थी इमरान खान की क़यादत में। और अब जो है इस वक्त इसको सलमान आगा लीड कर रहे हैं। देखना ये है कि हमारी टीम जो गुज़िश्ता दिनों भारत से उसको शिकस्त हो गई और बड़ा एक्सपेक्टेशन थी कि पाकिस्तान की टीम का चूँकि मोराल हाई है, हमने सफारती सतह पर कामयाबी हासिल की है। जो एक पूरा एपिसोड बना था आपने देखा कि मुस्तफ़िज़ुर रहमान, हम इसका बार बार जिक्र करते हैं और करते रहेंगे कि मुस्तफ़िज़ुर रहमान को जिस तरह से IPL से निकाला और फिर बांग्लादेश ने जिस तरह से एहतजाज किया, उन्होंने ये कहा कि जी आप एक खिलाड़ी की सिक्योरिटी मतलब फराम नहीं कर सकते तो पूरी टीम को क्या करेंगे। और उसके बाद फिर ICC ने इंडिया के कहने पे बांग्लादेश को बाहर कर दिया। फिर पाकिस्तान ने जनाब एक स्टैंड लिया, बड़ा मर्दाना स्टैंड था पाकिस्तान का, सही वक्त पर सही स्ट्रोक खेला और आप कह सकते हैं कि मास्टर स्ट्रोक था हुकूमत पाकिस्तान का और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। तो जनाब शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर-ए-आज़म हैं पाकिस्तान के और मोहसिन नकवी साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने सही वक्त पर सही डिसीजन लिया और फिर ICC को बैक फुट पे जाना पड़ा। इसलिए कि आपको पता है कि ICC में इंडिया का डोमिनेशन है। जय शाह जो हैं वो अमित शाह के साहबजादे हैं, वो ICC के चेयरमैन हैं। और उसके साथ साथ भारत से ताल्लुक़ रखने वाले संजोग गुप्ता, उनका वो जो हैं ICC के जनाब चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। और वैसे भी काफ़ी लोग हैं ICC में जो इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इंडिया का डोमिनेशन है, इंडिया की मार्केट भी बड़ी है, स्पॉन्सरशिप भी है, तो जो वो कहता है वो ICC को करना पड़ता है। दूसरे क्रिकेट बोर्ड भी बहुत ज़्यादा उसके ख़िलाफ़ बात नहीं करते। बहरहाल लेकिन ये कि पाकिस्तान ने जो डिसीजन लिया उसकी वजह से मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बांग्लादेश पे सैंक्शंस नहीं लगी और उनका जो माली नुकसान था उसको भी पूरा करने की मतलब मुआहदा हुआ। और उसके साथ साथ उनको एक अंडर-19 वर्ल्ड कप या वीमेंस वर्ल्ड कप भी दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ी सफारती सतह पर कामयाबी थी और इससे मैं समझता हूँ कि इस कामयाबी के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मोराल बुलंद हुआ है तो वो अच्छी परफॉर्मेंस पेश करेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम एक मरतबा फिर 8 में से 7वां मैच जो है ये भारत के ख़िलाफ़ कंटिन्यू हार गई। बहरहाल बड़ा दुख और तकलीफ़ की बात है, लेकिन बहरहाल वर्ल्ड कप तो चल रहा है और हर टीम के लिए उम्मीदें भी बरकरार रहती हैं और हर खिलाड़ी के लिए भी कि वो किस तरह से अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करता है। लेकिन एक बात तय है कि जनाब इस वर्ल्ड कप में जो एसोसिएट टीम्स थी या जो मीडियोकर टाइप्स की टीम थी या जो नई टीमें थी, उन्होंने जनाब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। तो जनाब ICC वर्ल्ड कप से मुतालिक बात होगी, PSL से मुतालिक भी बात की होगी और उसके साथ साथ जनाब प्रो हॉकी लीग FIH प्रो हॉकी लीग, आपको पता है कि इसका बड़ा चर्चा था। और जब पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के पुल आउट करने के बाद इसमें शिरकत की थी और करने का कहा था तो हमें बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट की ज़रूरत थी। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की कोशिशों की वजह से वो अमाउंट जमा हुआ और फिर प्रो लीग में हमारी टीम शरीक हुई। लेकिन ये बात तो तय है कि जितनी भी टीमें थीं वो टॉप रैंकिंग टीमें थीं और पाकिस्तान की रैंकिंग 15वां या 16 थी। और उस वक्त ये कहा जा रहा था कि आया हम इस टूर्नामेंट में शिरकत करें या ना करें। लेकिन बहुत से लोगों की राय ये थी कि जब हमारी टीम गो के 16 या 17 या 15 रैंकिंग पे है, लेकिन अगर हम अच्छी टीमों से खेलेंगे तो हमारे लड़के तजुर्बा हासिल करेंगे, उनको एक्सपोजर मिलेगा और फ्यूचर में वो बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश करेंगे। तो जनाब जो टॉप टीमें थी तो हमारी टीम उनसे जीत तो नहीं सकी है, इसलिए कि जो पहला मरहला था, जो पहला स्पेल था, उसमें हॉलैंड और अर्जेंटीना के साथ 2-2 मैचेस हुए थे, वहाँ हमारी टीम नहीं जीत सकी। और फिर अभी टीम हमारी ऑस्ट्रेलिया गई
थी, तो जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया से भी 2-2 मैचेस हुए लेकिन नहीं जीत सकी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि टीम ने तजुर्बा ज़रूर हासिल किया, और जब तीसरा स्पेल होगा जून में, जब हमारी टीम बेल्जियम से, स्पेन से, भारत से और इंग्लैंड से 2-2 मैचेस खेलेगी, तो यकीनन लग ऐसा रहा है और होना भी ऐसा चाहिए कि हमारी टीम अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेगी। इसलिए कि देखें, पाकिस्तान की टीम, हॉकी टीम पे बड़ी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग राउंड में शिरकत करनी है, जो कि मिस्र के शहर इस्माइलिया में 1 मार्च से 7 मार्च तक होंगे। और जनाब वहाँ पे इंग्लैंड, मलेशिया, मिस्र, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन और अमेरिका की टीमें शिरकत करेंगी, और जनाब 9 टीमें जो हैं यहाँ से क्वालिफाई करके जाएंगी। बहरहाल वो वर्ल्ड कप खेलने की हकदार होंगी। तो जनाब क्रिकेट और हॉकी पे, इन्हीं तमाम उमूर पे डिस्कस करने के लिए जनाब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, जिनकी अपने ज़माने में 80s और अर्ली 90s में बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस होती थी। अनवारुल हक साहब मौजूद हैं। अनवार भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रियाज, कैसे हैं आप? खैरियत अनवार से भाई हैं? कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा, हमारे साथ अनवार भाई स्टूडियो में मौजूद हैं साबिक इंटरनेशनल खिलाड़ी, कोच और जनाब वो एक्सपर्ट्स के भी फ़राइज़ अंजाम देते हैं टीवी रेडियो पे हमारे साथ जब हम कमेंट्री करते हैं। साबिक, जैसा मैंने कहा कि इंटरनेशनल खिलाड़ी मोहम्मद अली खान। मोहम्मद अली, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अली को मेरा सलाम। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे बहुत अच्छे कलीग हैं, मेरे इनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। जी अनवार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो रियाज भाई, आपको रमज़ान की आमद बहुत बहुत मुबारक हो, और आपकी और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। नहीं बिल्कुल जनाब, हम तो चाहते हैं कि हमारे इस तरह के मेहमान जो है हमारे स्टूडियो आते रहें। अपने अनवार भाई, ज़ाहिर है आपको जाना भी था, आपने बताया था, तो पहले सवाल आपसे कर लेते हैं भाई। गुज़िश्ता दिनों देखें वर्ल्ड कप तो जारी है, आपने देखा कि बाज़ ऐसी टीमें जिनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था वो अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगी, और हम ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान टीम का मोराल जो है बड़ा हाई है और वो इंडिया की टीम को शिकस्त देगा। लेकिन चंद दिनों पहले जो हमारी टीम हारी है, बड़ा दुख दिया है, बड़ी तकलीफ दी है। क्या कहेंगे, मतलब कहाँ गलतियां कर रहे हैं हम, क्या हो रहा है ये अनवार भाई? देखिए, सबसे पहली बात है पूरी कौम को दुख है। 25 को आवाम जो है ना, उसको उसके दिल टूट गए हैं। ये जो एक हाइप क्रिएट होती है पाकिस्तान इंडिया के मैच में, उससे पूरी दुनिया जो है सारे काम छोड़ के बैठ के मैच देखती है। और जहाँ तक आपने कहा मैच का सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ कि जो जिम्मेदार है वो कप्तान है और कोच है, जिसने टॉस जीतने के बाद जो है ना बैटिंग नहीं की और फील्डिंग का फैसला किया। माइक हैसन जो इंडिया पाकिस्तान के कोच हैं, नाकिस उनका फैसला था, और इंतहाई थर्ड क्लास कप्तानी जो है ना हमारे कप्तान आगा सलमान ने की है। मैं समझता हूँ कि वो ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी क्लब क्रिकेट की कप्तानी कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि किस बॉलर से कहाँ पे गेंद करानी है और किस टाइम पे किसको यूटिलाइज कर रहे हैं। मैं आपके पिछले प्रोग्राम में भी कह चुका था कि देखें, यहाँ पे एक अच्छे कप्तान की जरूरत है। उनको ऑपरेट करना, किस बॉलर को किस जगह पे लेके आना है, किस बैट्समैन को किस जगह पे खिलाना है, ये कप्तान का डिसीजन होता है। और जो माइक हैसन ने कहा ना, उनको पाकिस्तान टीम से कोई सरोकार नहीं है। वो जीते या हारे, वो उनको तनख्वाह मिलनी है, उनका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और वो जिस दिन पाकिस्तान का मैच खत्म होगा वो अगली फ्लाइट से अपने मुल्क चले जाएंगे। उनका हो सकता है जो ये फैसला किया है फ्रेंचाइज के अंदर, हो सकता है वो किसी टीम के कोच लगे होंगे, और इंतहाई बदतरीन फैसला किया था टॉस जीत के फील्डिंग करने का। और फिर उसके बाद जो बॉलिंग, जब आप देख रहे हो कि आपने 2 ओवर में 10 रन दिए, आप गेंद अच्छी कर रहे हो, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं, तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए था। आपने नागानी अफरार को उस लेफ्ट हैंडेड बैट्समैनों के सामने गेंद करवाई। बहुत गलत फैसला था। जी गलत फैसला, बहुत गलत फैसला था, बहुत गलत फैसला था। अच्छा अनवार भाई, आप क्या समझते हैं कि शादाब खान, बाबर आजम और शाहिनशाह अफरीदी जो मतलब हल्की टीमें होती हैं उनके खिलाफ तो उनकी परफॉर्मेंस होती है, लेकिन आप क्या समझते हैं जो क्रूशल मैचेस होते हैं, जो टेंस मैचेस होते हैं, जैसे भारत है या और ऑस्ट्रेलिया हो गई, न्यूजीलैंड, तो वहाँ पे मतलब आप समझते हैं कि इन खिलाड़ियों का सिलेक्शन टीम में सही था, और ये मतलब आइंदा इनका फ्यूचर क्या देखते हैं आप? शाहिनशाह अफरीदी पिछले 1 साल से इंजर्ड है, उनसे वो गेंद हो नहीं रही है, सारी दुनिया देख रही है, सारी दुनिया को पता है, सिलेक्टर्स को पता है, कप्तान को पता है, मगर उसको कैरी कर रहे हैं। और आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं कि वो इतनी मतलब ऑर्डिनरी गेंद कर रहा है वो शख्स। 2 ओवर में पता नहीं मकान आई थिंक 30 रन दिए या कितने रन दिए हैं। और आप बाबर आजम देखा, बाबर आजम अच्छा क्रिकेटर है, वो रेड बॉल का इज अ वेरी वेरी गुड क्रिकेटर, मगर वो वाइट बॉल में उनके कारनामे, उनका स्ट्राइकिंग रेट वर्स्ट है। और शादाब खान, अल्लाह ताला पाकिस्तान सेलेक्टर्स को, कप्तानों को, थिंक टैंक को सलाम करता हूँ कि वो पता नहीं कितने 100 मैच खेल चुके हैं और खेले चले जा रहे हैं।
अल्लाह की शान ये है कि खेले चले जा रहे हैं, उनका ये नहीं समझ आता कि वो नहीं, उनकी बैट मजबूत है ना, उनकी बॉलिंग ऑलराउंडर खेल रहे हैं जी, उनकी बैक मजबूत है। अनवर भाई लाइन पे रहिएगा। जैसे हमने कहा मोहम्मद अली इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और मोहम्मद अली के मुतालिक की बात बताते चलूँ कि जनाब इनका जो करियर है बड़ा शानदार रहा है और उनको आगे भी मौका मिलता तो और अच्छी परफॉर्मेंस इनकी रहती और भी कंटिन्यू करते हैं। इनके क्रिकेट में जनाब 2 गोल्ड मेडल हैं, 4 सिल्वर हैं, 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं और पाकिस्तान की मुख्तलिफ टीमों के साथ ये बहैसियत कोच भी जो है फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। मोहम्मद अली साहब क्या कहेंगे, प्रो लीग इस वक्त हो रही है और जो पहला मरहला था उसमें हमारी टीम जो है हॉलैंड और अर्जेंटीना से नहीं जीत सकी थी, जबकि अब ऑस्ट्रेलिया जो गई तो उसमें जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हम कामयाबी हासिल नहीं कर सके। तो ये 4 टीमों के खिलाफ जो 8 मैचेस हुए गो के पास मेरे पास स्टैटिस्टिक भी है, मैं ये बता दूं आपसे सवाल करने से पहले कि बेल्जियम ने 8 मैचेस खेले हैं, 22 पॉइंट्स हैं, नीदरलैंड ने 8 मैचेस खेले हैं, 15 पॉइंट्स हैं, इंग्लैंड ने 8 मैचेस खेले हैं, उसमें से 3 जीते। हाँ, बेल्जियम ने 8 में से 7 जीते हैं, नीदरलैंड ने 8 में से 4 जीते हैं, इंग्लैंड ने 8 में से 3 जीते हैं, 15 पॉइंट्स हैं उनके, और अर्जेंटीना ने 7 में से 4 जीते हैं, 14 पॉइंट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया ने 4 में से 4 मैचेस जीते हैं, 12 पॉइंट हैं, जर्मनी ने 8 में से 3 जीते हैं, 9 पॉइंट्स हैं, और स्पेन, भारत और पाकिस्तान की टीमें, स्पेन ने 4 मैच खेले, भारत ने 3 और पाकिस्तान ने 8, और ये तीनों टीमें कोई मैचेस नहीं जीत सकें। तो हमने, इसका मतलब है कि 8 मैचेस खेले हैं और हमने कोई मैच नहीं जीता, जबकि बेल्जियम, नीदरलैंड और इंग्लैंड ने भी 8-8 मैचेस खेले, लेकिन उनके बिलतरतीब 22, 15 और 15 पॉइंट्स हैं। क्या कहेंगे? जी रियाज भाई, पहली बात तो ये है कि प्रो लीग में एक जाना है हमारे लिए बहुत बड़ी अच्छी बात थी और खुशखबरी की बात थी कि पाकिस्तान फेडरेशन ने इतनी कोशिश के बावजूद और पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने, आईपीसी ने और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इतनी बड़ी रकम को उनके लिए मखसूस किया और वहाँ पे प्रो लीग के लिए भेजा। देखिए, प्रो लीग पे भेजने का मकसद हमारा ये था कि बच्चे 8-9 साल से यूरोपियन हॉकी नहीं खेल रहे, यूरोपियन टीमों के खिलाफ नहीं खेल रहे, तो उनको एक्सपीरियंस गेन हो, और एक्सपीरियंस ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो वही देखें, हमने हार जीत को नहीं देखना था। अगर आप पहली परफॉर्मेंस देखें अर्जेंटीना में, तो शुरू में पहला मैच ये 3-2 से ये हारे, और फिर आप यहाँ पे आ जाएं, ऑस्ट्रेलिया में आ जाएं तो ऑस्ट्रेलिया का भी रिजल्ट 3-2 रहा। तसलसल बरकरार करने के लिए जब तक पाकिस्तान टीम को थ्रू आउट, जब तक टीम यूरोपियन के खिलाफ नहीं खेलेगी ना, कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ेगा नहीं। जितना जितना ये खेलते रहेंगे, भले ये हार रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन जो आप अगर नीचे सतह की टीमों में आप चले जाएं तो वहाँ पे आप देखें कि वहाँ पे आप इंडिया की भी एक मिसाल देते हैं कि हमारा मुकाबला एशिया में इंडिया की टीम से है। इंडिया टॉप की टीम है, नंबर 1 टीम है, और आपने जैसे आप ये बताया, मुझे जो रिकॉर्ड्स बताएं कि इंडिया भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकी। अर्जेंटीना ने लास्ट मैच में इंडिया को 8 गोल मारे हैं। मैं ये समझता हूँ कि सारी जिंदगी इंडिया अर्जेंटीना को 8 गोल से नहीं जीत सकती। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि इंडिया के पास अरबों का बजट है, उनके पास स्पोर्ट्स का। हमारे पास स्पोर्ट्स का बजट नहीं है, हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारे पास इंसेंटिव नहीं। तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? उसके लिए यही है कि देखें, कोशिशें तो है ना कि अभी आप प्रो लीग के लिए जा रहे हैं, अच्छी टीमों से खेलने हैं, और रैंकिंग के हिसाब से 14 हमारी रैंकिंग आ गई है, ठीक है ना, 18 से 14 आ गई। अगर ये मैच अगर एक आध जीत जाते तो उस पर हमारी और बेहतरी होती, रैंकिंग में भी होती है और रेटिंग में भी होती है। अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान जैसे जैसे टीमों के साथ खेलते हुआ आ तो गया है, लेकिन अभी जो वर्ल्ड कप क्वालिफाई राउंड खेलने जाएगा ना, इस पे पाकिस्तान को बड़ा मतलब कॉन्फिडेंस लेवल आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला, और मैं पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये जो बच्चे खेलने गए, देखें बच्चों के पास क्या है, आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, बच्चों के लिए प्रॉब्लम जो चीज़ें दी जाती हैं वो प्रॉपर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इनको बच्चों को सलूट करता हूँ। अच्छा, फिर इस पे एक मिसहैप ये भी हुआ कि जो हमारा मेन प्लेयर था हन्नान शाहिद, जो टीम के कप्तान है, नहीं वो कप्तान नहीं है, वाइस कप्तान है, आई थिंक सो, हम्माद भट्ट, शकील हम्माद भट्ट कप्तान है, और वो इंजर्ड हो गए वहां जाके। तो आप देखें, जो हमारी फॉरवर्ड में जो की प्लेयर था वो तो पहले इंजर्ड हो गया, जो माना जाता था कि ये स्कोरिंग प्लेयर है और टीम को लेके चलता है। बहरहाल वो टीम का एक हिस्सा है, आदमी इंजर्ड भी हो जाता है, परफॉर्मेंस भी अच्छी देता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि प्रो लीग में जो मैचेस खेले, हाँ
अगर आप मैच समरी उठा के देंगे कि हमारी वहाँ की कुछ जगहें लैक हुई हैं, जो कमजोरियां नजर आई हैं, अब वो कमजोरियों को दूर करने के लिए पाकिस्तान के जो ऑफिशियल है, टीम मैनेजमेंट है, उनको ये चाहिए जहाँ जहाँ हमारी कमजोरियां हैं वो उसको पुर करें। वेरी गुड। अच्छा अनवर भाई, अभी तो हम वक्फे में जा रहे हैं, लेकिन आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि ये जो फेलियर है जो हम अभी गुज़श्ता दिनों मतलब वर्ल्ड कप के दौरान इंडिया से हारे हैं मैच, तो ये हमारे जो मतलब सिस्टम है, डोमेस्टिक सिस्टम, उसकी ख़राबी है या ये इत्तेफाकी है, हमें शिकस्त हो गई? यहाँ पर मतलब इस सिलसिले को मतलब कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आएंगे तो अनवारुल हक से ये जवाब लेंगे। एक ब्रेक। एक मतलब फिर हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और वक्फे से पहले जैसा मैं सवाल मैंने किया था अनवर भाई, ये जो हमारा फेलियर है, जो गुज़श्ता दिनों हम वर्ल्ड कप में भारत के ख़िलाफ़ हारे, इसलिए कि देखें दूसरी टीमों से अगर हम जीतते हैं या मैचेस होते हैं तो वो तो एक आम सी मेडियोकर टीमें होती हैं, उस पर ज़ाहिर है बात करना भी चाहिए, करते भी हैं, लेकिन भारत हमारा रवायती हरीफ है और हमारा मोराल इतना बुलंद था और जिस तरह से हमारे हैं तो ज़ाहिर है, जैसे मैंने पहले कहा, बड़ा दुख है, तकलीफ़ है और हर शख्स ये महसूस कर रहा है, जैसे आपने भी मेरे पहले क्वेश्चन के जवाब में बात कही। तो ये हमारी मतलब जो डोमेस्टिक सिस्टम है क्रिकेट का, उसका फेलियर है या वाकई इत्तेफाकिया ये चीज़ हो जाती है कि जनाब टॉस भी जीत लेते हैं, हम फील्डिंग ले लेते हैं बारिश के डर से, जबकि प्रेडिक्शन ये थी कि जनाब 5% चांसेस थे बारिश के, बारिश ने नहीं होना था। लेकिन ये बताइए क्या है यार अपने अनवर भाई? देखिए बात है रियाज, आपने बात की ना सिस्टम फेलियर, जो बात है कि आपके बैकअप प्लान के अंदर वो लड़के नहीं है, आपने अपने जो बैक स्ट्रेंथ है उसको तैयार ही नहीं किया है, आप उन्हीं लड़कों पर रिलाई कर चल रहे हैं। पिछले कई सालों से मैं कह रहा हूँ शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, ये मुस्तकिल फेलियर हो रहे हैं, मतलब इनका कोई नहीं है। जब आपके पास अबरार मौजूद है, आपने एक वो लड़का चला गया राइट आर्म लेग स्पिनर था, बैटिंग अच्छी करता था, उस शख्स को भी आपने डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि लाइकिंग डिसलाइकिंग वाला मामला बहुत है। बाबर आजम नो डाउट इज अ वेरी गुड क्रिकेटर, बट व्हाइट बॉल का T20 क्रिकेट फॉर्मेट में वो मिसफिट है। आपको मैंने कहा था कि पिछले प्रोग्राम में आप एक चांस ले सकते थे, आप खानजादा पर फरहान से कीपिंग करा के आप फखर जमान को इंजेक्ट कर सकते थे। शाहीन शाह अफरीदी को खिलाने का कोई मकसद नहीं था, आप उस नए बच्चे को, मिर्जा को खिलाते, सलमान मिर्जा को, नया बच्चा था, तेज गेंद करता। अभी ये इतनी ऐसी मतलब ऑर्डिनरी सी गेंद कर रहा है शाहिद, मतलब मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो थिंक टैंक और मैनेजर जो बैठे हैं, जो कोच बैठे हैं, जो आपके माइक हैसन साहब बैठे हैं, उनका तो कुछ नहीं जा रहा। उनका तो कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के बाद अगली फ्लाइट से अपने मुल्क चले जाएंगे, उनका कुछ नहीं जाना। सबसे बड़ा सवाल निशान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक जो बैठे हैं, जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं, उनके ऊपर ब्लेम जाता है, या हमारे सिस्टम की खराबी है। जिस तरह उस्मान खान को ये मतलब आउट ऑफ द वे जाके पाकिस्तान खिलाया, एक लड़का शारजा में खेलता है, वो पाकिस्तान के PSL में 100 करता है, उससे आप पाकिस्तान का प्लेयर का हिस्सा बनाते थे। जो लड़के 10 साल से पाकिस्तान क्रिकेट की डोमेस्टिक क्रिकेट में रन करते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं, उनको आप खिलाते नहीं है। नाफे अभी बच्चा आ रहा है, उसको नहीं खिलाया, साथ देख उसको तैयार नहीं कर रहा है। एक इसी तरह लड़का हसीब, एक विकेट कीपर कोयटा बलोचिस्तान का है, उसको नहीं तैयार कर रहा है। शाहनवाज धानी को इस तरह पाकिस्तान टीम से बाहर किया गया। तो बात यह कि इसको कौन चेक करेगा?
तो खुदा का वास्ता यार आप लोग को, मैं प्राइम मिनिस्टर से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, हार तो रहे हैं, इंडिया का हमारा कोई मैच नहीं है। इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, इंडियन टीम का स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। वो सिस्टम के तहत अपने लड़कों को टीम के अंदर लाते हैं। हमारे यहाँ पैराशूट के जरिए बहुत से लड़के टीम के अंदर आ जाते हैं। ये नहीं देखते कि इसकी क्या परफॉर्मेंस है, किस एज में खड़ा हुआ है। हमारे यहाँ सरफराज के साथ जो ज्यादती की गई उसका खमियाजा ये लोग आज ही भुगत रहे हैं। ना कोई कप्तान अच्छा है, सही कह रहे हैं, ना उस टाइम का कोई प्लेयर है। यूनुस खान के साथ भी हरकत की गई। हमारे यहाँ वकार यूनुस ने बड़े लोगों का कैरियर खराब किया। और अब ये जो सिलसिला चल रहा है, आपकी जावेद ऑल एंड ऑल बने हुए हैं, तो मैं ये समझता हूँ ये क्रिकेट के साथ जुल्म है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ। अच्छा अनवर भाई देखें, बहुत सी चीज़ें डक आउट से मतलब वो प्लान का हिस्सा होती हैं। जब खिलाड़ी ग्राउंड में जा रहा होता है तो उसको ब्रीफ कर देते हैं, एक प्लान देते हैं। लेकिन आप ये समझते हैं कि जो वेरिएशन होती है T20 में, ख़ासतौर से बड़ी जल्दी मामला हालात चेंज होते हैं, तो उसमें खिलाड़ियों की भी तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इतना मतलब मेंटल टफ होना चाहिए उनको, और ऐसे क्राइसिस में या क्रूशल स्टेज पे अपनी चीज़ों को सही तरह से मैनेज करना चाहिए। तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के मुतालिक क्या कहेंगे खिलाड़ियों के? बिल्कुल आपकी बात 100% दुरुस्त है रियाज। आप ये देखिएगा कि जिस वक्त आपने उनका एक लड़का आउट कर लिया, फिर आगा सलमान ने गेंद की, बहुत अच्छी गेंद कर रहा था। मेरी बात समझ में नहीं आई कि उसने अपने 4 ओवर क्यों नहीं कंप्लीट किए, जब अंडर प्रेशर इंडिया की टीम आई थी और आपका ट्रम्प कार्ड तारिक को आपने यूटिलाइज जो है 10 ओवर के बाद किया। यार मेरी बात समझ में आती है कि आप लोगों को इतना सेंस नहीं है। जो कोच बैठे हुए हैं माइक के साथ, मेरी अकल फेल हो गई। वो आए के अंदर वो ये चीज मैसेज नहीं दे सके कि यार हमारा मेन बॉलर है, अगर इसने 1 लड़के 2 लड़के आउट कर दिए तो इंडिया की टीम 100% चली जाएगी। आपने लिबर्टी उनको दे दी, आप उसको 10 ओवर के बाद जो है ना आप इंट्रोडक्ट करा रहे हैं, जब भी उसने बहुत अच्छी गेंद कराई। तो यार ये तो सेंस की बात है, अकल की बात है कि आप क्या कर क्या रहे हैं। अच्छा, आप कर क्या रहे हैं, आपकी समझ नहीं आ रही है। मैं पिछले कितने प्रोग्राम से कह रहा हूँ कि आगा सलमान हमेशा गेंद करते थे, जब से कप्तान बने वो गेंद ही नहीं कर रहे। अच्छा अनवर भाई ये बताइएगा, खैर ये तो वर्ल्ड कप की बातें चलती रहेंगी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी सोचना चाहिए, जो जिस तरह से हम हारे गुज़श्ता दिनों भारत के साथ, तो वाकई अब तो हमें काफ़ी कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया बहुत सी चीज़ों ने। ये जो PSL है अपनी, और इसमें आपने देखा कि काफ़ी अच्छा ब्रांड बन चुका है, बड़ा सॉफ्ट इमेज दुनिया भर में गया। आज 6 के बजाय 8 टीमें हो गई हैं। अब मुल्तान सुल्तान जो है रावलपिंडी की हैसियत से आ गई है। मुख्तसरन बताइएगा फिर मतलब ये कि क्या हो सकता है इसका? दिस इज वेरी गुड साइन। देखिए उसमें आपको यंगस्टर्स को खेलने का बहुत मौका मिलेगा। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से एक बात ये जरूर कहना चाहता हूँ, ये कहता हूँ कि जो पाकिस्तान के राइजिंग स्टार्स हैं, बजिंग टैलेंट, जो इमर्जिंग टैलेंट है ना, मेरी पहले भी मेरी रिक्वेस्ट थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक ऐसी टीम जो है ना PSL में डालनी चाहिए जो हमारा फ्यूचर स्टार्स हैं। देखिए भले आप उनको पैसे कम दें, मगर आप जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसका खर्चा उठाए और उन लड़कों को खिलाए कि जिनको खेलने का मौका नहीं मिलता, उन लड़कों को वहां पे चांस दें ताकि आपका बैकअप प्लान तैयार हो जाए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया अनवर साहब। अगर आपके पास वक्त होता तो हम आपको और भी कंटिन्यू करते, इंशाल्लाह आइंदा फिर आपको सहमत देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी अपने मोहम्मद अली, अब जो तीसरा जो मरहला शुरू होगा, जैसे मैंने कहा कि जून में होगा, वो 2026 में प्रो लीग के सिलसिले में, तो बेल्जियम, स्पेन, भारत और इंग्लैंड से हमारे मैचेस होंगे। तो आप भी माशाल्लाह टीमों को कोचिंग करते रहें, आप ज़ाहिर है ऑफिशियल रहें स्टाफ में। आप क्या समझते हैं कि अब जो हमें तजुर्बा है, हम जो 8 मैचेस हारे हैं और अब जो हमने मतलब ये कि मैचेस खेलने, 8 मैचेस मज़ीद खेलने, किस तरह की मतलब हमें प्लानिंग करनी चाहिए, किस तरह की स्ट्रेटजी हमें इख्तियार करनी चाहिए? कम से कम अब 8 मैचेस खेल के हमें इतना तजुर्बा तो हो गया है कि हम अब जो बाकी मैचेस हैं उसमें निस्बतन बेहतर परफॉर्म कर सकें। क्या हमें कैंप लंबे लगाने चाहिए, क्या करना चाहिए? देखें रियाज भाई, पहली बात तो ये है कि ये जो 8 मैचेस हमने खेल चुके हैं, इसको तो अभी आप भूल जाएं, ठीक है ना। अब उस 8 मैचों की आप तैयारी करें जो नेक्स्ट मैचेस खेलने जा रहे हैं आप प्रो लीग के, तो उनकी मैं समझता हूँ कि उनकी वीडियोस मंगवाई जाए, उनकी जो मैचेस होते हैं जो आपस में वो खेल रहे होते हैं, उनके प्लस और माइनस पॉइंट देखे जाएं,
तो उससे मैं ये समझता हूँ कि वीडियो एनालिस्ट से बहुत फ़र्क पड़ता है। बच्चों को दिखाया जाए कि बेटा आपका देखें, आपका डिफेंस का ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, फॉरवर्ड का ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो प्लेयर कौन सा की प्लेयर है, हमारा कौन सा लूज पॉइंट है। तो ये चीज़ें अभी इनके पास टाइम है, प्लस ये कि फिर इनको वर्ल्ड कप क्वालिफाई के लिए भी जाना है जी। तो फर्स्ट मार्च से होगा वो, फर्स्ट मार्च से जा रहे हैं। तो ये तो पहली हमारी कोशिश ये है कि इंशाल्लाह मेरी आपकी सबकी पूरी कौम की दुआ है कि हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करें। पहले तो इनको इस पे फोकस करना चाहिए वर्ल्ड कप क्वालिफाई के लिए। बाकी जो ये चीज़ है जो जुलाई में आप बोल रहे हैं, आई थिंक जो फर्स्ट मार्च से होगा ना, नहीं, तो जून में होगा, जो जून में होगा। तो जून में तो हमारे मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर भी हमारे पास तीन महीने होंगे। तो वो आने के बाद इंशाल्लाह ताला हम क्वालिफाई भी कर लेंगे वर्ल्ड कप का, अल्लाह ने चाहा तो। उसके बाद फिर जो आप बोलते हैं लेंथी कैंप लगाने की जरूरत बिल्कुल है, उसको कैंप लेंथी लगवाएं ताकि उनमें जो हमारी खामियां हैं, जो हमारी जो खास तौर पे डीप डिफेंस पे जो हमारी प्रॉब्लम है, जो हमारे ऊपर जो प्रेशर होता है, वो प्रेशर को हमें रिलीज कैसे करना चाहिए। और प्लस ये कि गोलकीपर पे हमें 100% काम करना चाहिए। अगर गोलकीपर हमें 80% अगर लाइफ दिलाता है तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हॉकी की परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर हो सकती है। अच्छा, ये बताइए कि देखें, जो हम तमाम यूरोपियन टीमों से खेल रहे हैं और उनकी रैंकिंग जो है टॉप 10 टीमें हैं, ये आप समझते हैं कि मतलब हमारी टीम जो है स्टेमिना वाइज और फिजिकल फिटनेस वाइज जो है उसको कितनी अभी जद्दोजहद करनी है इंटरनेशनल मेयार तक आने के लिए? देखें रियाज भाई, अभी जो हमने मैचेस देखे हैं ना, वो कदरे बेहतर नज़र आई है इनकी फिटनेस। लेकिन आपको पता है कि जो यूरोपियन टीमें हैं वो टर्नओवर और क्विक स्टार्ट बहुत तेज करते हैं वो लोग। तो उनका जो अटैकिंग होता है ना, वो अटैकिंग गेम खेलते हैं। हमने जो इस टूर्नामेंट्स में हमने देखा कि हम अटैकिंग गेम नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? हाँ, उसकी वजह ये है कि हमें शायद ये डर था कि हम अटैक पे जाए, पीछे हमारे ऊपर प्रेशर ना पड़ जाए ज्यादा। अब प्रेशर जब पीछे पड़ रहा है तो वो पड़ता चला जा रहा है, इस सेंस में कि जब आप किसी के, देखें एक मिसाल है कि मैं किसी के घर में घुसूंगा तो घर वाले डिस्टर्ब होंगे ना कि भाई इसको निकालो, ये कैसे हमारे घर में घुस रहा है। तो यही वजह है कि जब आप किसी को दबाएंगे नहीं तो वो आपके ऊपर चढ़ेंगे। जब आप वो चढ़ेंगे तो आपके ऊपर प्रेशर आएगा। डिफेंस कब तक आपको, इसका मतलब ये है कि हमेशा जो है अटैकिंग हॉकी के लिए जो नई जो जदीद हॉकी है उसमें अटैकिंग हॉकी ही बनती है। मेरा ये तज्जिया है कि आप टीम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, फॉर्मेट के हिसाब से, जो सिचुएशन है उसके हिसाब से, जो सिचुएशन ये नहीं कि आप मिसाल के तौर पर कीनिया के खिलाफ खेलने तो आप डिफेंसिव खेलने, कीनिया के खिलाफ लाजमी बात आप अटैकिंग खेलेंगे। आप अगर टॉप टीमों के खिलाफ खेलने तो आपने ये भी देखना कि यार हमने गोल भी करने, और अगर कहीं गैप क्रिएट हो गया तो उससे फायदा एडवांटेज उठा लेंगे, एडवांटेज भी लेंगे। फिर हमारे पास देखें जो टॉप के पहले प्लेयर होते थे, माजी में होते थे, तो जैसे शहबाज सीनियर होते थे, पोजिशनल हॉकी होती थी ना, जैसे आप राइट आउट थे तो राइट आउट खेलते थे। अब तो ऐसा नहीं है जी। लेकिन उस पर एक प्लेयर की एक स्किल होती थी ना, जैसे आपको 1-to-1 मिल गया या आपको स्पेस मिल गया। अब हमारे प्लेयरों में वो स्किल इतनी नहीं है। इसकी वजह यह है कि वो प्रॉपर टूर्नामेंट्स नहीं खेलते हुए आ रहे। आप एशिया में तो अपनी दाग आपने बिठाई हुई है कि सिल्वर और आपने ब्रॉन्ज में आ गए, आप माशाल्लाह टॉप 1 to 3 में आ गए। आपने यूरोपियन के खिलाफ अगर खेलना है ना तो उनको आपने टफ टाइम देना होगा, उसके लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगी। अच्छा, हॉकी की तो बात करेंगे, लेकिन अली अभी जो है होबार्ट में जब हमारी टीम गई ऑस्ट्रेलिया प्रो लीग के मैचेस खेलने, तो वहाँ पे मतलब सोशल मीडिया से ये पता चला कि वहाँ पे होटल उनको नहीं मिला, काफ़ी देर तक उनको इंतज़ार करना पड़ा, किसी गेस्ट हाउस में वो रहे। फिर जब होटल में गए तो उन्होंने कहा कि जी इनकी पहले से बुकिंग नहीं थी, जबकि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कहता है कि उसने जो है इस मद में पैसे दे दिए थे। अच्छा, बाद में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने इसकी तरदीद भी की कि ऐसा नहीं था। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं रियाज भाई जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने तरदीद की है मैं उसको सेकंड करता हूँ। और मेरी प्लेयरों से भी लाजिम बात है, मैं एज ए कोच भी रहा हूँ, प्लेयरों के साथ आमांगी भी रहती है, परफॉर्मेंस के बारे में बातचीत भी होती रहती है। और ऐसी कोई बात नहीं थी, वो ट्रांजिट पे रुके थे, कुछ घंटे थे, उस पे उनको उसकी फुटेजेस वगैरह भी आई हैं कि खिलाड़ी जो बैठे हुए हैं कहीं इंतजार कर रहे हैं। ट्रांजिट में थे ना, तो वो फिर नहीं बाहर फुटपाथ पे, सड़क पे कोई लंच का कोई था प्रोग्राम मेरा ख्याल, आई थिंक। आप उसको अगर सोशल मीडिया में अगर उठा के देखें तो
अदनान मकसूद एज ए ओलंपियन, वसीम अहमद जो कप्तान पाकिस्तान के साबिक कप्तान लेफ्ट हाफ जो खेलते थे, उनके खुद मैंने वीडियो कॉल मतलब देखा है मैंने मैसेज के, उन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है और यहाँ पे वैसे मेरे पास हैं इसमें तस्वीरें जो वो वहाँ पे फुटपाथ पे या उधर बैठे हुए हैं। में भी हो सकता है कुछ, देखें वहाँ तो वही लोग आपको बेहतर बता सकते हैं जो ऑन द स्पॉट वहाँ पे थे, लेकिन जो हमारे जराए ने देखा है और जो हमने वीडियोस क्लिप देखी हैं, इवन के शहबाज सीनियर साहब, ताहिर जमान, उस्मान, जिशान अशरफ और वसीम, ये 5 बैठे हुए रूम में, उनके रूम्स की बाकायदा रिकॉर्डिंग भी दिखाई गई, उस रूम का बताया, प्लेयर बैठे हुए हैं, प्लेयर एक साथ हैं, जेल हुए हैं, सब खा रहे हैं पी रहे हैं, मतलब उनके भी बयानात हैं। और अदनान मकसूद के और वसीम अहमद जो कप्तान है उनका भी बयान है कि यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, दूसरा ये है कि रियाज भाई वक्फे पे जाएंगे, हाँ जल्दी से फिर रियाज भाई, बात ये है कि जब हम कोई टूर्नामेंट खेल रहे होते हैं ना, तो हमें एक यकजा हो जाना चाहिए कि टीम की परफॉर्मेंस पे हमने बात करनी चाहिए। इवन के हम लोग ना उसकी छोटी छोटी चीजें निकाल देते हैं तो उसमें हमारी टीम की डिमोरलाइज होती है। सही है, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। ये जनाब गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं, यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं साबिक इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर मोहम्मद अली खान। एक ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। एक मतलब फिर हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे आज के इस प्रोग्राम में फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अनवारुल हक साहब मौजूद थे और अब जो है हमारे साथ कंटिन्यू मौजूद हैं फॉर्मर इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, ज़ाहिर है बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पे भी, ऑफिशियल्स पे भी, खिलाड़ियों पर भी, कि अब पाकिस्तान की टीम को टॉप दुनिया हॉकी की टॉप मतलब रैंकिंग की टीमों से मौके मिल रहे हैं। तो यकीनन एक्सपोजर भी होगा, एक्सपीरियंस भी होगा और उसका फिर अब रिफ्लेक्शन नज़र आना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि टीम में मतलब खिलाड़ियों को, कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो आप समझते हैं इस वक्त आपके पूल में उनको शामिल होना चाहिए? फिटनेस के क्या मसाइल हैं, स्टेमिना वाइज हमारे खिलाड़ी कितने साउंड हैं? लेकिन सबसे पहली बात यह है कि क्या प्रॉब्लम क्या है टीम में? नहीं रियाज भाई, ऐसे तो प्रॉब्लम कोई नहीं है, माशाल्लाह टीम जेल है और काफ़ी अरसे से एक साथ खेल रही है। लेकिन जो मैंने असिस्ट किया, जो मैं टूर्नामेंट के मैचेस देखे हैं, मुझे कुछ प्लेयर, एक तो बड़ा हमारे लिए बैट साइन रहा कि अननान शाहिद अनफिट हो गए वहाँ जाके, एज ए की प्लेयर फॉरवर्ड के थे। और जो सीनियर प्लेयर तो जिनको मैं समझता हूँ कि जैसे अरशद लियाकत है, मोहम्मद नदीम है, तो ये प्लेयर ऐसे थे कि इनको, ये सीनियर है, इनको अच्छी परफॉर्मेंस देनी चाहिए, वो मुझे कुछ इतनी नज़र नहीं आई। प्लस ये है कि अबू बकर जो वाइस कप्तान है वो मुझे कुछ अनफिट से नज़र आया, वो ऐसे मुझे प्रॉपर फिट नज़र नहीं आए। बाकी आप अगर सुफियान का अगर देखें, प्लेंटी कार्नर स्पेशलिस्ट जो हैं, उसको प्लेंटी कार्नर मिलेगा तो वो कोशिश करेगा गोल करने की और अमूमन उसी की गोल हैं आप देखें। तो मैं समझता हूँ, आपने फुल बैक की बात की, पेनल्टी कॉर्नर की, सोहेल अब्बास जैसा कोई खिलाड़ी है नज़र में नहीं है? उनका तो खैर रिकॉर्ड है। नहीं, सोहेल अब्बास तो देखे ना वर्ल्ड रिकॉर्ड कर चुके हैं और कोई भी उनको अभी इंशाल्लाह ताला उनके करीब नहीं पहुंचा है। बात ये है कि देखें पाकिस्तान टीम में जो ये सुफियान है
और जो अरबाज एक लड़का है बहुत अच्छा फ्लिकर है, अबू बकर खुद फ्लिकर है, लेकिन बात यह कि अबू बकर जस्ट लाइक एज ए डिफेंडर, नॉट एज ए डिफेंड फुल बैक, तो वो एज ए डिफेंस पे तो अपनी कारकर्दगी बेहतर कर सकता है। प्लस ये है कि हमें जो और प्लेयर हैं जो सीनियर हैं, लाजिम बात है आप इतनी टॉप टीमों से खेल रहे हैं तो वहाँ तो प्रेशर बढ़ता है ना। फिर वो जूनियर प्लेयर हैं उनके साथ वो कैसे, फिर ये टीम एक साथ खेल रही है काफ़ी अरसे से, लेकिन यूरोपियन के खिलाफ खेलना एक साथ ज़रा, फिर आपका स्ट्रक्चर है, आपके टीम प्लान है, उसके हिसाब से हम आगे के साथ आपको खेलना पड़ेगा। यूरोपियन के गोरों के साथ खेलना सर टीम प्लान कुछ और होता है, उसके हिसाब से ज़्यादा खेलेंगे तो लड़कों को समझ में आएगा। अच्छा मोहम्मद अली यार ये बात बताइए कि हमारे यहाँ आज से कुछ साल पहले 2 फेडरेशनें थी, चलें अब तो एक फेडरेशन है। अच्छा सूबाई सतह पे भी 2 एसोसिएशन है और मतलब रीजनल सतह पे भी 2 एसोसिएशन है। आप क्या समझते हैं कि देखें ओहदेदारों की लड़ाई में लग ऐसा रहा है और महसूस होता है कि बाज़ खिलाड़ियों के साथ ज़्यादती हो रही है, और सिंध के खिलाड़ियों का अक्सर मतलब हम जब जाते हैं ग्रास रूट पे तो जिक्र होता है कि ये खिलाड़ी कैंप में शामिल नहीं किए जा रहे हैं। देखें ओहदेदारों की लड़ाई में खिलाड़ियों का नुकसान नहीं होना चाहिए, और बहुत से ऐसे खिलाड़ी जिन्हें कैंपों में होना चाहिए था वो नहीं है, क्या कहेंगे? कहते हैं ना हमारे ओलंपियन है हनीफ खान साहब कि बाप की लड़ाई में बेटे से क्या दुश्मनी करना। हाँ, और वो तो आपके मेंटोर भी रहे हैं यार। नहीं वो तो मेरे हनीफ भाई तो मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे बड़े भी हैं, बिल्कुल मैं तो उनका बच्चों की तरह हूँ। जी जी। बात ये है कि सर के ऑल ओवर अगर आप पूरे पाकिस्तान में देखें ना, ये डबल एसोसिएशनें चल रही हैं। देखें जब हम खेलते थे, आप खेलते थे, अच्छा मैं लड़कों के नुकसान की बात कर रहा हूँ। जी मैं उसी में ओहदेदारों की लड़ाइयों में नक्सल सर मैं लड़कों तो कैंपों में बुलाए ना। जी मैं उसी में आ रहा हूँ। कहते हैं पूरे पाकिस्तान में अगर आप उठा के देखें तो हर जगह एसोसिएशन है डबल बनी हुई है। देखिए बात ये है कि अगर एक चांस आपको मिल गया था, अब उसकी जगह अगर दूसरे को चांस मिल गया तो उसके साथ मिल के आप काम करें। देखिए जब आप काम करेंगे लेकिन तो वो ये कहते हैं कि एसओपीज और डेकोरम के तहत मतलब ये कि मौका नहीं मिला। जी मैं ये कह रहा हूँ ना कि अगर हम लोग एक साथ मिलके जेल होके काम करेंगे और फिर हम अपने बच्चों को ओपन कर देंगे कि बेटा आपने यहाँ पे भी खेलना है, यहाँ पे भी खेलना है, तो वो चीजें आपको आया नहीं होगी, वो बच्चों लेकिन ये तो उसका फर्ज होता है जो घर का बड़ा होता है, घर के बड़े जब जिनके हाथ में उनका दिल मतलब रोशन और कुशादा होना चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। देखें ना, अगर आप देखें अमूमन आप कराची के हवाले से बात करते हैं तो अभी 2 बच्चे हमारे कैंप में थे। मैं नहीं करता, मैं जब ग्रास रूट लेवल जाता हूं तो वहां लोग बात करते हैं कि जी आप प्रोग्राम करते हैं, आप नहीं तो मैं यही कह रहा हूं ना कि के साथ ज्यादती हो रही है। मैं यही कह रहा हूं ना कि अमूमन आप कराची के हवाले से इस सेंस में बात करते हैं कि वो बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है। जी बिल्कुल। तो अभी लास्ट में जूनियर में जब कमर इब्राहिम और कामरान अशरफ अबूजर ये लोग जो टीम मैनेजमेंट में थे, तो आपके कराची के 2 लड़के थे इसमें माशाल्लाह। अब मैं अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात है। और बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि देखें जो लड़का मेरिट पे चाहे उसका ताल्लुक किसी भी शहर से भी हो, अगर एक ही शहर के सारे खिलाड़ी जो है वो मेरिट में, तो उनको होना चाहिए। बिल्कुल रियाज भाई मैं आपकी बात को सेकंड करता हूं, 100% ये बात आपकी बात पे है कि देखें लड़का कहीं का भी हो, चाहे मेरा हो मेरिट पे है तो लड़का अच्छा, क्यों नहीं हम लड़ेंगे रियाज भाई। आप बोलेंगे यार अली इस लड़के के साथ ज्यादती हो रही है, मैं क्यों नहीं लड़ूंगा, मैं फेडरेशन से क्यों नहीं लड़ूंगा, या इस बच्चे को क्यों नहीं लड़ रहा है। ये क्यों नहीं कि ये उसका क्लब का है या उसका शागिर्द है या वहां से खेलता है, ये बातें नहीं होनी चाहिए। अच्छा अली मतलब ये कि बड़ा चर्चा था स्क्रूटनी का, वो तो हो गई है, वो किस फाइनल स्टेज उसका क्या है, दूसरे के अभी इंतखाबात भी होने, पीएचएफ के क्या देख रहे हैं? मैं समझता हूं कि देखें ना, ये पोर्टल का जो सिलसिला था पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने और स्पोर्ट बोर्ड ने, जिन लोगों ने अपनी जो चीज़ों को मतलब वो समझने थे कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही हैं, उन्होंने पोर्टल खुलवाने की रिक्वेस्ट करी और उन्होंने फेडरेशन ने पोर्टल 8-8 दिन भी खोले, 10-10 दिन भी खोले, मतलब उस डेट ख़त्म होने के बाद भी। देखें फेडरेशन ये चाह रही है कि सबको चांस दिया जाए, सब आए, सब अच्छी बात है, सब इंटर कराएं। देखें अगर फेडरेशन में कोई ऐसी होती है ना बदमजगी, मैं जो समझ रहा हूँ, तो वो बोलते हैं कि भाई पोर्टल्स का टाइम जो था हमारा लास्ट वो खत्म हो गया, अब हम नहीं कर सकते। लेकिन अप्रोच करी सबों ने और मुझे बहुत खुशी हुई कि फेडरेशन ने ये काम किया, अच्छी बात और सबको चांस दिया। देखें क्लब हमारे जितने ज्यादा से ज्यादा आएंगे, बच्चे सामने आएंगे। कुछ टूर्नामेंट्स हो रहा होता है कि वहां बच्चे खेल रहे होते हैं, कुछ टूर्नामेंट में बच्चे नहीं आ रहे होते। तो हमारी लैग जो कर रही है ना सिंध और कराची की हॉकी, वो ये भी एक प्रॉब्लम है कि बच्चे हमारे ना मिसिंग हो रहे हैं।
उस टूर्नामेंट्स में, उस इवेंट्स की वजह से। अच्छा ये बताइए इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है डेली अलाउंसेस की? गुज़श्ता दिनों हमने सुना था कि डेली अलाउंसेस जो हैं उस तरह से खिलाड़ियों को नहीं मिले, या पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी भी पिछले सालों की कुछ तनख्वाहें जो हैं रुकी हुई हैं। आप चूँकि ज़ाहिर है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ अटैच हैं तो आपको ज़्यादा इल्म होगा इसका कि वो क्या लेटेस्ट स्टेटस क्या है उसका। नहीं, मैं आपको रियाज में बताऊं, अभी लास्ट में इंटर क्लब का यहाँ पे फाइनल हुआ जिसपे तारिक हुसैन भुट्टी साहब आए थे एज ए प्रेसिडेंट, वो एज ए चीफ गेस्ट भी थे और उन्होंने वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। और प्लस ये कि वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉई थे मेरे सामने, मैं उस चीज़ का गवाह हूँ, उनको बुला के उनको बोला कि बेटा कोई प्रॉब्लम है। उन बच्चों ने, मैंने खुद पूछा उनसे कि कोई प्रॉब्लम करने लगे, नहीं मैंने तुम्हें तनख्वाह मिलनी है, कहना है सर नहीं वो पिछले साल की 3 महीने कोई तनख्वाह रुकी हुई थी जो पुरानी फेडरेशन के जमाने की वो असल में इनका ये प्रॉब्लम हो रहा है ना कि भाई वो पुरानी फेडरेशन की थी तो पुरानी फेडरेशन नहीं तो वो तो फेडरेशन के एम्प्लॉय थे, वो उन ओहदेदारों के एम्प्लॉय थोड़ी थे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि अभी थोड़ा थोड़ा वक्तन के इसको मैनेज कर रहे हैं। जैसे आपको 6 महीने की तनख्वाह मिसाल के तौर पे, तो उसमें अगर थोड़े थोड़े करके हर महीने अगर उनको डिस्ट्रीब्यूट करते रहें तो उनकी मैं ख्याल ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर हॉकी क्लब में अगर आपका जाने का इत्तेफाक हो, इसलिए आप देखें यहाँ पे बैठते हैं चैनल्स में, आप फिजिकली जाके पूछा करें जैसे प्लेयरों के बारे में। नहीं मैंने तो देखिए मैंने दानिश कलीम को भी फ़ोन किया था और फिर हमने अपने जो कोच हैं हमारी टीम के मौजूदा, उनसे भी हमने मतलब इंटरव्यू किया, ठीक है नहीं, ताहिर जमान साहब से। और फिर मैंने शहबाज सीनियर से भी बात की थी कि आप मतलब हमें आए बात करें, तो वो मसरूफियत थी उनकी, ज़ाहिर है वक्त कम था, नहीं जा सके। लेकिन हमारी ये कोशिश होती है कि हम हर एक से बात करें और अभी भी हमारे इस चैनल की तवज्जो से दरवाजे खुले हैं। जो भी मतलब ये कि हम खुद अप्रोच करते हैं, हम चाहेंगे कि जो भी हैं वो आएँ और गुफ्तगू करें। हॉकी पे बात होनी चाहिए इसलिए कि हमारा कौमी खेल है, कतई नज़र इसके कि वो कौन है या किधर से उनका ताल्लुक है। नहीं माशाल्लाह रियाज भाई आप बड़ा अच्छा एज ए प्रोग्राम कर रहे हैं, एज ए पॉजिटिव बातें करते हैं। और दूसरा ये है कि रियाज में देखें ना, हमारा कौमी खेल है हॉकी को देखें। अभी मैं अगर क्रिकेट के ऊपर चले जाएं तो क्रिकेट में कितना पैसा खर्च हो रहा है और क्रिकेट की परफॉर्मेंस उठा के देखना, अगर यही अगर हॉकी की परफॉर्मेंस हमारी जो हो रही है जो प्रो लीग में है, तो आप सोशल मीडिया में उठा के देखने के धज्जियां उड़ा दी कि वो रोडों पे खड़े हुए हैं, उनको कमरे नहीं मिल रहे, उनको रिहाइश का मसला है। मेरा कहने का मकसद है कि जब वैसे मैं इस बात का हामी हूँ कि जब आपकी टीम किसी मतलब इवेंट में जा रही होती है तो उसका टीम का मोरल जो है हाई करना चाहिए और नेगेटिव चीजों को इतना बहुत ज्यादा टच नहीं करना चाहिए। आप मैं एक मिसाल दे रहा हूँ ना कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में कोई मुसीबत आ जाती है, जितने भी सियासतदान होते हैं, जितने भी लोग होते हैं हमारे जो एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, जो असम्बलियों में बैठ के एक दूसरे के लेकिन होते हैं, लेकिन बाद में वो क्या होते हैं कि जब मुल्क के ऊपर बात आती है तो वो सब यकजा हो जाते हैं, सब एक हो जाते हैं। होना भी यही चाहिए। तो मेरा मकसद ये है कि जब यार कौमी टीम खेलने जा रही हो, चाहे वो क्रिकेट की हो, चाहे वो हॉकी की हो, जब फुटबॉल पे, उसके ऊपर आप डिस्कशन करें, उसके ऊपर बेहतरी के ऊपर बात करें। इवन के हम लोग वो बातें करना शुरू कर देते हैं जो देखें आजकल आपको पता है मोबाइल हाथ पे होता है, बच्चा भी डिस्टर्ब होता है। आखिरी सवाल पाकिस्तान हॉकी को बेहतर करने के लिए, क्योंकि हमारा वक्त जो है ख़त्म हो गया, सिर्फ आधा या 1 मिनट, क्या तजावीज़ देंगे? देखिए हॉकी को बेहतरी के लिए सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट्स ओपन करने चाहिए, आपको नौकरियां देनी चाहिए बच्चों को, और आपको जो लीग होती है PSL की तरह जो क्रिकेट्स में हो रही है, ऐसे आप लीग करवाएं और मल्टीनेशनल कंपनियों को लेके आएं ताकि हमारे प्लेयरों को वो कॉन्ट्रैक्ट्स दें, ताकि बच्चों को इंसेंटिव मिले और वो बच्चे अपने घरों को चलाएं और अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी दे सकें। नौजवानों को क्या पैगाम देंगे? नौजवानों के लिए मेरा पैगाम यही है कि बड़ों की आप इज़्ज़त करें, ख़ास तौर पे अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, माँ बाप की आप दुआएं लें और अपने उस्तादों का कहना माने। मैं समझता हूँ कि देखें मेहनत कभी रायगा नहीं जाती है, आप मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ऑल्टरनेट आपको ज़रूर मिलेगा। और आज आप छोटे हैं, कल आप बड़े होंगे, जैसा आप करेंगे वैसा भरेंगे। आप बड़ों की इज़्ज़त करेंगे तो छोटे कल आपकी इज़्ज़त करेंगे। और बिल्कुल मोहम्मद अली ने सही कहा, और रमज़ान का महीना है, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और यकीनन आपकी जो है आइंदे के लिए बड़ा मतलब फ्रूटफुल होगा। बहरहाल मोहम्मद अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही और इंशाल्लाह आइंदा भी हम आपको ज़हमत देंगे। नाज़रीन ये था हमारा आज का शो। यकीनन
आज की गुफ्तगू जो है आपको पसंद आई होगी। इसकी फ़ीडबैक हमको ज़रूर दीजिएगा और आइंदा हफ्ते इंशाल्लाह किसी नई शख्सियत या नई शख्सियात के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए रियाजुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।